गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बताना चाह रही हूँ वेजाइनल इचिंग क्यों होती है, उसका क्या कॉज है, उसका क्या ट्रीटमेंट है। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों वेजाइनल इचिंग यानी कि सुसु के रास्ते की खुजली, ये एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत ही ऑकवर्ड कंडीशन होती है। दोस्तों ये आप दूसरों से शेयर नहीं कर सकते हो। आप अगर पब्लिकली कहीं बैठे हो तो आप इचिंग भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इच करना या खुजली करना बहुत ही थोड़ा सा ऑकवर्ड कंडीशन होती है। आपको शर्म आती है, आप अपने मेन पार्ट पे हाथ ले जाते हुए अच्छा नहीं लगता। और अगर 1% आप खुजली भी कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको शाइनेस होती है कि लोग पब्लिकली देखेंगे तो क्या कहेंगे। और आपको हैंड वॉश करना, हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपको इसके कॉजेज़ बताने जा रही हूँ। दोस्तों जो मेन कॉज होता है वेजाइनल इचिंग का, वो एक हमारा जो बैक्टीरिया है या फंगल कॉज हो सकता है या यीस्ट कॉज हो सकता है। कैंडिडाइसिस नाम का एक बैक्टीरिया हमारे वेजाइनल एरिया में, हमारे एनल रीजन में पाया जाता है। कई बार क्या होता है कि वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन या कोई ऐसी मेडिसिन की वजह से या किसी भी कंडीशन की वजह से, हमारे केमिकल बैलेंस चेंज होने की वजह से, पीएच बैलेंस चेंज होने की वजह से वो एक्टिव हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, या उसके अंदर बदलाव आता है जिसकी वजह से इचिंग होना शुरू हो जाती है। दोस्तों जो मेन कॉजेज़ हैं वो बताने जा रही हूँ आपको। इसमें एक जो मेन कॉज होता है वो होता है हार्मोनल बदलाव, हार्मोन्स में बदलाव की वजह से। जो लड़की है या गर्ल है उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप, प्यूबर्टी से लेकर के टिल मीनोपॉज तक स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने की वजह से हमारे जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल्स होते हैं वो अप डाउन होते हैं, उसमें चेंजेस आते हैं, जिसके नतीजे में जो हमारे पीरियड्स के शुरू होने से पहले या पीरियड्स के ख़त्म होने के बाद इन हार्मोन्स में बदलाव आने की वजह से हमारे जो वेजाइना का पीएच बैलेंस है या तो फिर केमिकल बैलेंस है वो चेंज होता है, और उसके नतीजे में हमें वेजाइनल इचिंग होती है। दूसरा जो मेन कॉज होता है वो होता है कई बार एंटीबायोटिक्स वगैरह के इस्तेमाल से। कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती है दोस्तों, जैसे कोल्ड कफ या हाई ग्रेड फीवर के लिए कुछ ऐसी एंटीबायोटिक, या टाइफाइड फीवर के लिए हाई डोज एंटीबायोटिक वगैरह चलानी पड़ती है, जिसके नतीजे में जो हमारा केमिकल बैलेंस होता है वो चेंज होता है और उसकी वजह से वेजाइनल इचिंग होती है। दोस्तों ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो फीमेल का वेजाइनल एरिया या एनल रीजन है वो फुल ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं। उसमें अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि हमारे पीएच को मेंटेन रखते हैं और हमें डे टू डे लाइफ में हेल्पफुल होते हैं। लेकिन यही बैक्टीरिया अगर किसी कारण की वजह से, जैसे कि मैंने आपको हार्मोनल चेंजेस की वजह से या एंटीबायोटिक्स की वजह से जब ये बैक्टीरियाज या ये फ्लोरा जो होते हैं वहाँ के डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उसके नतीजे में हमें वेजाइनल इचिंग होती है। जो तीसरा कंडीशन है दोस्तों, उसमें कई बार क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, शुगर बहुत ज़्यादा हाई है, तो ऐसे पेशेंट्स में यूरिन भी बार बार आता है और वेजाइनल इचिंग भी होती है। यूरिन बार बार आने की वजह से जो हमारा मेन पार्ट होता है वो गीला रहता है, ड्राई नहीं रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और वो बार बार इचिंग कॉज करता है। जो तीसरा रीज़न होता है दोस्तों वो होता है कई बार ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि ओसीपी यानी गर्भ निरोधक गोलियां लेने की वजह से भी, चूंकि ये भी एक हार्मोनल पिल होता है, इसके लेने की वजह से भी हमारा केमिकल बैलेंस चेंज होता है और वहाँ पे हमें फंगल इन्फेक्शन होकर के वेजाइनल इचिंग होती रहती है बार बार। जैसा कि मैंने आपको बताया, वेजाइना को अगर गीला रहेगा, वेजाइनल एरिया अगर हमारा गीला रहेगा किसी भी रीज़न से, चाहे वो डिस्चार्ज हो या हमें बार बार फ्रीक्वेंट यूरिन आ रहा है जिसकी वजह से भी, तो वहाँ के भी जो गुड फ्लोरा होते हैं, गुड बैक्टीरियाज होते हैं, उनमें डिस्टर्बेंस होता है, वो डिस्टर्ब कर जाते हैं और उसके नतीजे में वहाँ पे अनहेल्दी बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं और वो बार बार कॉज करते हैं फंगल इन्फेक्शन, जिसके नतीजे में हमें वेजाइनल इचिंग होती है।
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अप डाउन होते हैं। कभी ईस्ट्रोजन लेवल हाई हो रहा है, कभी प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे वेजाइनल एरिया में इचिंग होती है। तो प्रेगनेंसी वगैरह में जो वेजाइनल इचिंग होती है या ओसीपी लेने की वजह से जो वेजाइनल इचिंग होती है, इन सब चीज़ों का मैं आगे आपको ट्रीटमेंट भी बताऊँगी कि आपको क्या करना है सेफ्टी के साथ, प्रिकॉशन के साथ। और जो एक और कॉज बनता है दोस्तों, वो जनरल वीकनेस की वजह से, कमज़ोरी, शरीर की कमज़ोरी की वजह से, जैसे कई लोगों को टीबी हो गई है जिसकी वजह से वहाँ की जो स्किन होती है वो डेड हो जाती है, क्योंकि वीकनेस की वजह से या लो इम्यूनिटी की वजह से स्किन डेड हो जाती है और वो शेड ऑफ होती है। और जब वो शेड ऑफ होती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो अपना असर दिखा जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे वेजाइनल इचिंग होती है। और कई बार क्या होता है दोस्तों कि वेजाइनल इचिंग ज़्यादा कर लेने की वजह से आप अपने आप को ज़ख्मी कर देते हो। जो लोअर एरिया है, मेन पार्ट है फीमेल का, वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, रेडनेस वगैरह हो जाती है। और कई लोग तो इतना ज़्यादा खुजली करते हैं, अनकंट्रोल्ड खुजली होती है, जिसकी वजह से वो ज़ख्म तक बन करके वहाँ से ब्लीडिंग तक आने लग जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो दोस्तों जो वेजाइनल इचिंग है उसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। कई बार क्या होता है कि आप इतनी ज़्यादा टाइट पैंटी पहनते हो या नायलॉन की पैंटी वगैरह पहनते हो या फैंसी पैंटी पहनते हो। टाइट पैंटी होने की वजह से, नायलॉन की होने की वजह से जो आपका पानी है वहाँ का वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, गीलापन रह जाता है। और वो एरिया गीला होने की वजह से आपके वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, एयर आर पार नहीं होती है, जिसकी वजह से आपका वो एरिया मॉइस्ट रहता है, ड्राई नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको फंगस का अटैक होता है वहाँ पे, यानी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और फिर वो आपको वेजाइनल इचिंग कॉज करता है। तो जो मेन चीज़ है आपका वो यही है कि आपको अपने लोअर एरिया को, मेन पार्ट एरिया को आपको क्लीन रखना है, हाइजीन मेंटेन रखना है, प्लस ड्राई रखना है। ड्राई करने के लिए दोस्तों आप चाहे सॉफ्ट कॉटन तौलिया के का इस्तेमाल करो, या तो फिर आप कॉटन की पैंटी पहनो, या तो फिर आप टिश्यू पेपर वगैरह का इस्तेमाल करो, ताकि आपका एरिया ड्राई रहे और वहाँ का जो अनहेल्दी बैक्टीरिया ग्रो कर गया है वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी दवाइयों के असर से वो ख़त्म हो सके और वो एरिया आपका हेल्दी हो जाए। दोस्तों कई बार क्या होता है कि सेक्स के बाद भी लोगों के वहाँ पे डिस्चार्ज आता रहता है और वो क्लीन नहीं करती हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन में रहती हैं, यानी कि यूरिन पास करने नहीं जाती हैं, क्लीन नहीं करती हैं अपना सेक्स करने के बाद। तो जो वहाँ के जो हस्बैंड के जो सीमेन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं हस्बैंड के सीमेन में यीस्ट या फंगस होता है, जो कि आपकी बॉडी में जा कर के रिएक्ट करता है, जिसके कारण से आपकी जो वेजाइना की परत होती है वो इरिटेट होती है और अगेन वो आपको कॉज करता है फंगल इन्फेक्शन हो करके आपको वेजाइनल इचिंग कॉज हो जाता है आपको वहाँ पर। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में, और ये जो वेजाइनल इचिंग होती है वो रात में ज़्यादा बढ़ जाती है और दिन में थोड़ा सा कम रहता है। शायद आप बिज़ी रहते हो इसलिए, या आपका ध्यान नहीं जाता है, या दिन में आप अपने आप को क्लीन रखने की कोशिश करते हो, रात में वो एरिया ज़्यादा देर तक गीला रहने की वजह से इचिंग ज़्यादा होती है, वो बैक्टीरिया या वो फंगस या यीस्ट वहाँ का किल नहीं हो पाता आसानी से। ऐसे कंडीशन में अगर आपको क्या नहीं करना चाहिए वो बताती हूँ। दोस्तों ऐसी कंडीशन में अगर आपको वेजाइनल इचिंग हो रही है तो आप सेक्स अवॉइड करो, क्योंकि सेक्स की वजह से भी आपके कहीं ना कहीं वेजाइनल का जो एरिया है, वेजाइनल एरिया है, उसकी जो परत है वो इरिटेट होती रहती है, क्योंकि जो हस्बैंड के सीमेन की जो यीस्ट और फंगस होते हैं वो आपके वेजाइनल एरिया के जो परत है उसको इरिटेट करता है और वो कॉज करता है। तो उस समय आपको सेक्स अवॉइड करना है। दूसरा आपको अपना एरिया ड्राई रखना है, और तीसरा आपको इचिंग अवॉइड करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जितना ज़्यादा खुजली करोगे उतने ज़्यादा एरिया में आप उस फंगस को या उस बैक्टीरिया को स्प्रेड कर रहे हो, फैला रहे हो, क्योंकि वो आपके हाथों पे लग जाते हैं और फिर आप जहाँ जहाँ इच करते हो वो वहाँ वहाँ तक एक्सटेंड होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, जिसके नतीजे में जो आपका जो लोअर पार्ट एरिया है, यानी कि जो आपका मेन वेजाइनल एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि कई लोगों को तो इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है कि वो एनल रीजन तक भी फैलना शुरू हो जाता है। उसका रीज़न बस यही है कि आपके पोरों पे, आपके हाथ पे, नाखूनों पे वो इन्फेक्शन लग जाता है और आप जहाँ जहाँ इच करते हो वो इन्फेक्शन वहाँ पहुँच जाता है और जो हेल्दी बैक्टीरिया है उनको अनहेल्दी में ग्रो करना शुरू कर देता है और जिसकी वजह से आपको इचिंग होती है। और जो तीसरी चीज़ है वो डिटॉल वॉश या बीटाडीन या किसी तरह के आपको वॉश को नहीं यूज़ करना है, क्योंकि उससे आपको अगेन, क्योंकि वहाँ पे इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन और रेडनेस है, तो वो आपको अगेन
कहीं ना कहीं तकलीफ़ देगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये 3 चीज़ें नहीं करनी है। जो करना है वो ये आपको कि एंटी फंगल टैबलेट आती है ज़ोकॉन के नाम से या फ्लूकोनाजोल 150 mg के नाम से, बाई वीकली आपको यूज़ करना है। और दूसरा उसके अलावा बाई वीकली आपको यूज़ करना होता है। और जो तीसरी चीज़ है, आपको बस एक पानी से आपको क्लीन कर लेना है, वॉश करके आपको अपना ड्राई कर लेना है उस एरिया को। और उसके अलावा आपको दिन भर में 3 से 4 बार एक क्लोट्रीमाजोल या कैंडिड पाउडर, डस्टिंग पाउडर आता है या तो फिर टैबलेट आती है, वो इस्तेमाल करना है आपने। उसके अलावा कैंडिड क्रीम आते हैं, वो इस्तेमाल करना है। ट्वाइस अ डे आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर 4 to 5 डेज़ या 7 डेज़ के लिए। अगर इससे ज़्यादा आपको कोई तकलीफ़ हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से मिलो। डॉक्टर आपको हो सकता है ज़रूरत पड़े तो एंटीबायोटिक वगैरह भी चलाना पड़ सकता है। हो सकता है ऐसे कंडीशन में कई बार इन्फेक्शन इतना ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है तो आपको यूरिन रूटीन या ब्लड टेस्ट वगैरह की रिक्वायरमेंट हो, तो वो डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा, एंटीबायोटिक एडवाइस करेगा। आपको टाइट कपड़े नहीं पहनने, नायलॉन के या तो फिर किसी तरह के सैटिन पैंटी या फैंसी पैंटी अवॉइड करना है इस ड्यूरेशन में। और अपने एरिया को ड्राई एंड क्लीन रखना है, पर्सनल हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ताकि आपको वेजाइनल इचिंग अगर हो रही है तो आप उसको बहुत आसानी से अपने तौर पे ठीक करने की कोशिश करो। अगर ज़्यादा परेशानी है तो डॉक्टर से मिलो। और दूसरा, साफ़ सफाई का ख्याल रखो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फटाफट से सब्सक्राइब करें। और अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।